very good afternoon, my dear students, and welcome you all to the third part of the video. चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, थर्ड चैप्टर है हमारे सिविक्स का। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने समझा है इलेक्शन के बारे में, बहुत सी चीज़ों को जाना। सेकंड पार्ट में आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा क्यों और किस लिए इलेक्शंस का होना ज़रूरी है। सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, इंडिया के पूरे इलेक्शन सिस्टम को, उसकी जो सीक्वेंस है उसको हमने जाना। पूरे तरीके से हमें पता चला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्टोरल लिस्ट, वोटर्स लिस्ट या फिर पोलिंग डे, काउंटिंग डे, ये सब कुछ क्या होता है। क्लियर? तो अब जब हम ये जानते हैं कि जनरल इलेक्शन आपके जो कंट्री है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपकी गवर्नमेंट फ्रेमिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? तो उसके बाद अब हमने ये जानना है, क्योंकि आप देखिए जब हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो किया था उसमें एक बात को समझा था कि इलेक्शंस का होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना, इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को हम फ्री एंड फेयर कह सकते हैं, और अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं तो ऐसी कौन से फीचर्स है इंडिया के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम को, जो इंडिया के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाते हैं। इज इट क्लियर? So let us get started with today's topic and third part of the video. What makes elections in India democratic? बहुत ही important question है, थोड़ा सा philosophical इसमें part आता है, क्योंकि elections का होना जितना important है, बार बार मैं कह रही हूँ, उतना ही important है elections का democratic होना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंडिया और उन कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी होते हुए नॉन डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट्स फ्रेम की जाती है, कोई फर्क उसमें उन कंट्रीज में नहीं रह जाएगा। क्लियर? सो वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन, मतलब ये इन जनरल आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स और करप्शन को पैरेलली इमेजिन करते हैं कि अगर हमें सबसे पहले करप्शन के नाम पे किसी चीज का एग्जाम्पल देना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल ही पॉलिटिक्स आएगा। तो इस तरीके की जो मतलब चीज़ें पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, इलेक्शन से जुड़ी हुई है, वो आम तौर पे हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे कि television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following: inclusion of false name and exclusion of the genuine name in the voters list, right? इस तरीके की जो मतलब मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जो पॉलिटिक्स इलेक्शंस के टाइम पे देखने को मिलती है। टिकट बट रही है, किसी जेन्युइन आदमी का नाम लिस्ट में से, कैंडिडेट्स की लिस्ट में से इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं था, और किसी पैसे वाले का नाम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर डाल दिया गया क्योंकि वो पार्टी को एक बड़ी फंडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये मैल प्रैक्टिसेस जो है अक्सर हम पॉलिटिक्स के साथ हमें सुनने को मिलती है। मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा हुआ था, कैंपेनिंग टाइम पीरियड जब था, उस वक्त ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब तो वो नहीं रहे, राइट? अब तो वो मिनिस्टर्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट के व्हीकल्स या उनकी फैसिलिटीज को किसी तरीके से कैंपेनिंग प्रोसेस में यूज किया है। Excessive use of money by rich candidate and big parties and intimidation of the voters and rigging on the polling day. अब चाहे लिमिट दी हुई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिमिट दी हुई है कि इससे ज़्यादा पैसा जो है आप 10 लाख और 25 लाख से ज़्यादा आप पैसा इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग के ऊपर नहीं यूज़ करोगे, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? अब मतलब इतने इन्फ्लुएंशियल, इतने रिच कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि 10-10 लाख तो वो वैसे ही मतलब पब्लिक में बंटवा देते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन को बहुत ज़्यादा सक्सेस बनाने के लिए और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरा कि भाई हमने लास्ट में ये पढ़ा था ना कि भाई जब वोट्स हो रहे होते हैं तो दोनों या जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है जिनके कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके लोग वहां पर प्रेजेंट रहते हैं ताकि
फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, देख सके कि किसी की भी पार्टी कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं कर रही। लेकिन बहुत से ऐसे बूथ होते हैं जहां से इस तरीके की खबरें आती है कि भाई जबरदस्ती जबरन भी वोटिंग जो है वहां पर लोगों को करवाई जा रही है, या जिसको वोट डालना चाहते हैं लोग उनको वहां पर उनको मतलब अपनी मर्जी से वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, बोगस वोटिंग होती है, फोर्ज वोटिंग होती है। तो इस तरीके के केसेस जो हैं, मैल प्रैक्टिसेस जो हैं, हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड इलेक्शन डे पे काफी हद तक सुनने को मिलते हैं। देन many of these reports are correct. We feel unhappy when we read and see such reports, but fortunately they are not on such scale as to defeat the very purpose of the election. क्लियर कि हाँ, आप देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन की जो है दो साइड्स होती है, राइट? तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन बहुत ही फ्री एंड फेयर होते हैं, दैट डजंट मीन दैट 100% होते हैं, लेकिन 90% तो फ्री एंड फेयर होते हैं, क्योंकि 10% मैल प्रैक्टिसेस अगर हैं, हो रही हैं और होती भी हैं, राइट, और शायद 10% से ज्यादा भी होती होगी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के पर्पस को ही डिफीट कर जाए। ऐसा नहीं होता कि 90% मैल प्रैक्टिसेस है और 10% नॉन फेवरेटिज्म चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन लार्ज स्केल तक हम कह सकते हैं कि इट इज लार्जली डेमोक्रेटिक, और मैल प्रैक्टिसेस हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का पर्पस ही डिफीट कर पाए। क्लियर? Then this becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to the power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is vital question. Let us carefully examine various aspects of this question, right? यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या एक पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ना जीत कर इस बेस पे जीत जाए कि उन्होंने बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस की है, बहुत मनी और ह्यूमन पावर का यूज किया है इलेक्शंस जीतने के लिए? क्या ये पॉसिबल है? तो इस बात का हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर करेंगे कि ऐसे क्या फीचर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इलेक्शन सिस्टम्स को दिए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर और डेमोक्रेटिक होते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट। क्लियर? लेट अस सी। इट सेज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इलेक्शंस से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब आप देखो, जिस तरीके से आप कहते हो ना कि जुडिशरी जो है वो हाईएस्ट मतलब लेवल है आपका, जहां उनको कस्टोडियन कहा जाता है, सिटीजन्स के राइट का कस्टोडियन कहा जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो लोग इस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं कि उनकी किसी को जवाबदेही नहीं होती है। इसीलिए जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं या लोअर कोर्ट्स के हैं, वो इतने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रेशर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी को जवाबदेही नहीं है उनकी। जिसने उन्हें अपॉइंट किया है उनको भी उन्हें जवाब नहीं देना कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। क्लियर? उसी तरीके से आप देखिएगा कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना इम्पार्शियल तरीके से क्यों काम कर पा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से एक अलग सेपरेट बॉडी, इलेक्शन कमीशन जिसे कहा जाता है, उसका गठन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है, इलेक्शन कमीशन होगा जो कंट्री में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाएगा। और इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। जैसे चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंटमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आंसरेबिलिटी प्रेसिडेंट की तरफ भी नहीं बनती। इसलिए इतने इम्पार्शियल तरीके से ये काम कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि अगर आपने जो रूलिंग पार्टी है उनके फेवर में अगर काम नहीं किया तो रूलिंग पार्टी आपकी ट्रांसफर कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर बियॉन्ड दीज रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि इनकी पावर जो है वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। इज इट क्लियर? इनके जो पावर है वो सीधी, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंसान, जो हाईएस्ट डिग्नेटरी हमारी कंट्री की
इनको अपॉइंट करती है, अपॉइंटमेंट के बाद में इवन उनके लिए भी इनकी कोई आंसरेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं रह जाती। इसलिए ये इतने इम्पार्शियल तरीके से काम करते हैं कि अल्टीमेटली हमारे इलेक्शंस इनकी वजह से फ्री एंड फेयर कहलाते हैं। क्लियर? सी, Independent Election Commission. Why does Election Commission have so much power? Is it good for the democracy? Okay, let us answer this. One simple way of checking whether elections are fair or not is look at who conducts the election. Clear कि इलेक्शन करवा कौन रहा है। बाय चांस अगर ऐसा कोई प्रोसीजर होता कि इलेक्शन जो है रूलिंग पार्टी वाले ही करवा रहे हैं, तो क्या वो फ्री एंड फेयर होते, या फिर ऑपोजिशन पार्टी को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई रूलिंग पार्टी वाले तो शायद बायस्ड हो जाएंगे, ऑपोजिशन पार्टी वाले इस बार इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने थे? इसलिए एक न्यूट्रल बॉडी जिसे कि इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. Are they independent of the government, or can government or ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair election? Do they actually use these power? The answer to all these questions is quite positive for our country. क्लियर कि किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट हो जाना मात्र काफी नहीं है, उनके हाथ में कुछ पावर्स भी होनी चाहिए। क्लियर? तो आपने देखा कैंपेनिंग के टाइम पे जितने भी प्रोटोकॉल्स निकल रहे हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट दिया जा रहा है, वो सब इलेक्शन कमीशन के थ्रू आ रहा है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जारी करते हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल, और हर पॉलिटिकल ग्रुप, चाहे वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी से है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, दे आर बाउंड टू अबाइड बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनकी नजरअंदाजी या उनकी अनदेखी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ एक इलेक्शन कैंडिडेट है। इज इट क्लियर? Then, okay, let us see. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, EC जिसे कहा जाता है। It enjoys same kind of independence that judiciary enjoys. ये मैं आपको already समझा चुकी हूँ कि जिस तरीके से जुडिशियल मतलब जुडिशरी के पास पावर्स है कि उन्हें किसी के अंडर, किसी के प्रेशर में कोई भी वर्डिक्ट किसी केस में देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरी पे कोई बात है ही नहीं है। उनका 3 साल में ट्रांसफर होना है, वो होना ही है। दे विल बी मूविंग ऑल अराउंड द कंट्री, उन्होंने 3 साल में ट्रांसफर होना। अदरवाइज क्या डर रहता है मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को? सबसे बड़ा यही डर रहता है ना कि पता नहीं मुझे कहाँ ट्रांसफर करके पटक देंगे, किस ट्राइबल एरिया में मुझे भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो इनके ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ऐसे ही आप देखिएगा जुडिशरी की तरह ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को भी बनाया गया है। देन Chief Election Commissioner is appointed by President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or to the government. कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट डेजिग्नेशन ऑफ आवर कंट्री। क्लियर? जिनको कि आपके सेरेमोनियल हेड कहा जाता है, आपका जो हेड ऑफ द कंट्री है। हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो हेड ऑफ द कंट्री जो है वो उनको अपॉइंट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अपॉइंटमेंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट अकाउंटेबल इवन टू प्रेसिडेंट, इज नॉट आंसरेबल इवन टू प्रेसिडेंट, कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। क्लियर? Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the EC. Very few election commissions in the world have such wide ranging power as the Election Commission of India. कि चाहे रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी किसी भी पार्टी मेंबर को इलेक्शन कमिश्नर का काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इलेक्शन कमीशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ वो करना है
जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उन्हें सिर्फ वो करना है जो फ्री एंड फेयर है, इन द फेवर ऑफ द कंट्री है, इन द फेवर ऑफ द पीपल है। मतलब अनबायस्ड तरीके से उन्हें काम करना है, चाहे ये रूलिंग पार्टी को पसंद आ रहा है, चाहे ये ऑपोजिशन पार्टी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात की ऑब्लिगेशन ईसी के ऊपर नहीं है। क्लियर? Then EC takes decision on every aspect and conduct control of election from announcement of election to the declaration of result. Clear? पिछले वीडियो के पार्ट में हमने ये सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए थे कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक कि जो भी बीच के काम है वो सारे के सारे काम, सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स, जो कुछ होना है, जो नहीं होना है, वो सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आते हैं एंड इट इज बाइंडिंग ऑन एवरी पॉलिटिकल ग्रुप, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन कि उन्हें वो बातें माननी पड़ेगी। अदरवाइज ईसी कभी भी उनका कैंडिडेचर इवन आफ्टर रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड, चाहे वो जीत भी गए हैं, तब भी उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, उनकी सीट कैंसिल की जा सकती है। इज इट क्लियर? देन it implements the code of conduct and punishes the candidate or the party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guideline to prevent use and misuse of the governmental power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of EC and not the government. Clear? आपने पिछले उसमें पढ़ा है ना कि कितने पावर्स होते हैं ईसी के पास में। ईसी नॉमिनेशंस करवाते हैं, उन्हीं ईसी की प्रेजेंस में ही, इलेक्शन कमिश्नर की प्रेजेंस में ही नॉमिनेशन फिल किए जाते हैं, एफिडेविट्स देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में बताया जाता है, और मशीनरी का यूज़ नहीं होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं होगा, कैंपेनिंग का क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी कैंपेनिंग के टाइम पे, क्या कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज, किस सर्कमस्टांसेस में इलेक्शंस लड़ सकता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या नहीं लड़ सकता एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं ईसी बताएगा, ईसी कंडक्ट करवाएगा। इज इट क्लियर? और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट तो होती ही नहीं है, क्लियर, गवर्नमेंट तो अब तब बनेगी जब दोबारा से इलेक्शन जीत के कोई पार्टी आएगी और वो अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करने का प्रपोजल रखती है, गवर्नमेंट तब बनेगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इसलिए कि भाई रूलिंग पार्टी उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, या ऑपोजिशन पार्टी उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करे, कोई फायदा ना उठाए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का, इसलिए ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर के कमांड के अंडर काम करते हैं। क्लियर? In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for Election Commission to reprimand the government and administration of their lapse. When election officials come to opinion that polling was not fair in some booths or even in the entire constituency, they order a repoll. The ruling party often do not like what EC does, but they have to obey. This would not have happened if EC was not an independent and powerful. Clear? कि अगर EC को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुए हैं एक पर्टिकुलर सीट पे या पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इन दैट केस आप देखोगे कि रीपोलिंग अगेन आप देखो बहुत बड़ा डिसीजन है कि भाई यहाँ पे इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या इस पर्टिकुलर सीट पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इसमें दोबारा से आप देखो कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो लगेंगे, मैन पावर लगेगी, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ईसी को लगता है कि मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिस तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए थे नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो दोबारा से ऐसे सर्कमस्टांसेस में दोबारा से वहां पर पोलिंग करवा सकते हैं। और कुछ केसेस होते हैं जहां पे रूलिंग पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टी है जिनको ईसी का काम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ईसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उनके
पसंद या नापसंद के हिसाब से काम करें, लेकिन उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम करना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि हमारे कंट्री में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। हमारी जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है वो पॉसिबल करती है हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाना। इज इट क्लियर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन सेकेंड एस्पेक्ट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलर पार्टिसिपेशन? पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब जाहिर सी बात है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर अगर नहीं होंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पब्लिक के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। अगर पब्लिक को लग रहा है कि सिस्टम अच्छा है तो पब्लिक अपने आप को उसका हिस्सा बनाएगी। अगर पब्लिक को लग रहा है कि सिस्टम खराब है तो पब्लिक कहेगी भाड़ में जाए, जो बनती है सरकार वो बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन ओवर द इयर्स, पिछले कुछ सालों में आप क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है और एक टाइम पे आके वो स्टेबल रहा, फिर वो और ऊपर बढ़ने लग गया। तो जो बढ़ती हुई पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, लोगों की बढ़ती हुई पार्टिसिपेशन है, वो कहीं ना कहीं इस बात को एस्टैब्लिश करती है कि लोगों का फेथ है अपनी डेमोक्रेसी में। उन्हें ये लगता है कि हमारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अपने इलेक्शंस में। अब ये कुछ फिगर्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए यूके और इंडिया का कंपैरिजन दिया हुआ है। 1991 से लेकर 2015 तक का सफर है इसमें। 56 से लेकर 58, 62, 60 एंड देन 66 एंड सेम इज विद यूके ऑल्सो। इनका पहले ज्यादा था और यहाँ पे घटा है, घटने के बाद फिर बढ़ा है। लेकिन इंडिया का अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है पॉपुलर पार्टिसिपेशन का ग्राफ। तो कहीं ना कहीं इन बातों से ये साबित होता है कि हमारी जो देश की जनता है उन्हें अपने इलेक्शन के सिस्टम में पूरा बिलीफ है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा फेथ है, इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन साल दर साल जो है वो बढ़ती गई है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इफ यू से पॉपुलर पार्टिसिपेशन, सेम जो मैंने अभी आपको इन द नटशेल समझाया है, इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी whether people participate in it with enthusiasm. If election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusion about the participation in India. ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि अरे इट इज फुल ऑफ मैल प्रैक्टिसेस और लोगों की चलती तो है नहीं है, इन्होंने जो करना है ये वही करते हैं, तो वो लगता है कि अरे छोड़ो, जो करना है करने दो, हमें क्या लेना देना। इज इट क्लियर? लेकिन जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का फेथ और ट्रस्ट अपनी गवर्नमेंट में बना हुआ है। People's participation in election is usually measured by the voters turnout figure. अब voters turnout figure क्या होता है? Voters turnout figure सिंपल सी चीज है, इसको एट द एंड ऑफ द वोटिंग कैलकुलेट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100% पॉपुलेशन में से कितने एलिजिबल वोटर्स हैं और उन एलिजिबल वोटर्स में से कितने परसेंट ऑफ वोटर्स ने वोट कास्ट किया। दैट इज नोन एज वोटर्स टर्न आउट रेशियो। क्लियर? मतलब एलिजिबल वोटर्स, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी तो टोटल पॉपुलेशन की होगी ना, तो टोटल पॉपुलेशन में से जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, उनमें से जो वोटर्स है उन वोटर्स में से कितने परसेंटेज ऑफ पीपल कास्टेड देयर वोट एक्चुअली, दैट इज नोन एज वोटर्स turnout ratio. Is it clear? So turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. So ये जो turnout ratio है, ये पहले 55%, 65%, अब ये 75 to 80% तक भी जाता है। तो दैट मीन्स के इवन इफ यू कंपेयर कि वेस्ट कहते हैं ना भाई, वेस्ट इज ओरिजिन, वेस्ट इज अ प्लेस फॉर बर्थ ऑफ ऑल दी न्यू इन्वेंशंस। तो वेस्ट के कंपैरिजन में भी अगर आप देखोगे
तो इंडिया का जो टर्न आउट रेशो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वोटर्स टर्न आउट रेशो। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेटर। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि लोग अपनी डेमोक्रेसी में, इंडिया में लोग अपनी डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखते हैं। क्लियर? In India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section. This is in contrast to the Western democracies. अब इंडिया में आप देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि जो रिच पीपल हैं वो लोग शायद कम वोट डालते हों, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब है, उनमें ज्यादा एंथुजियाज्म देखने को आपको मिलेगा वोट, अपना वोट कास्ट करने की रेफरेंस में। दूर दराज के एरिया से चल चल कर बूढ़े, बुजुर्ग, गरीब, अमीर, मतलब जो जैसे भी लोग हैं वो दूर दूर से चलकर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर कुछ एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप चलो तो शायद रिच पीपल की जो है कम प्रोपोर्शन होगी वोट कास्टिंग में, लेकिन पुअर और इलिटरेट एंड विलेज रूरल पीपल वो आपको ज्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। Clear? And if you compare to the Western democracies, for example, United States of America, poor people, African American, and Hispanics vote much less than the rich and white people. जबकि दूसरी कंट्रीज में सिचुएशन वाइस वर्सा है, राइट? हिस्पैनिक क्या है? हिस्पैनिक जो है आपका जो मैक्सिको, क्यूबा, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया है ना, उसको हिस्पैनिक्स कहा जाता है। तो इन एरियाज में आपको वाइस वर्सा सिचुएशन देखने को मिलेगी इंडिया के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं जो ये बढ़ता इंटरेस्ट है लोगों का, इवन यूथ भी देखो बहुत इंटरेस्ट ले रही है पॉलिटिक्स में, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, बढ़ती हुई पार्टिसिपेशन है, तो ये पॉजिटिव साइंस देती हैं कि जनता का फेथ अपनी डेमोक्रेसी में बढ़ रहा है या बना हुआ है। Then next, common people in India attach a lot of importance to election. They feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. और कॉमन पीपल, किसी को भी आप देखो, बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है हमारे आसपास में किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा? चार लोग जहां भी खड़े हैं एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो मेनली पॉलिटिक्स ही डिस्कशन बनी रहती है। कहीं आप सैलून्स में चले जाओ वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई लोग क्लब्स में जाते हैं वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशंस, बसेस में इकट्ठे जा रहे हैं, गाड़ियां पूल करके जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल डिस्कशंस आमतौर पे आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ तक कि गांव में अगर आप चले जाओगे तो जितने भी बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भी जो बैठे हैं उनसे भी अगर आप पूछोगे कि किसको वोट करेंगे, तो वो भी आपको बड़ा क्लियर कट सा जवाब देते हैं कि आई विल बी वोटिंग फॉर हर, आई विल बी वोटिंग फॉर हिम। उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता है कि कैंडिडेट्स कौन है, किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना। तो कॉमन पीपल जो है अपने आप को एसोसिएट करता है इलेक्शन प्रोसेस से, कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि हर वोट की कीमत है, हमारे वोट की कीमत है। और चाहे 5 साल हमें सरकार पूछे ना पूछे, लेकिन 5 साल के बाद ये कुछ दिन हमें ऐसे मिलते हैं जब पॉलिटिशियंस हमारी चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आम आदमी प्रेशर क्रिएट कर पाता है अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करवाने में पॉलिटिकल पार्टीज से, और कहीं ना कहीं इलेक्शंस में पूरे एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते हुए हर कॉमनर आपको नजर आ जाएगा, चाहे वो गांव की कोई बुजुर्ग औरत हो या फिर कोई बड़े ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हो। इज इट क्लियर? The interest of voters in election related activities has been increasing over the year. During 2004 election, more than 1/3 voters took part in the campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or more other political party. 1 out of every 7 voter is a member of political parties. Clear? अभी आप ये देखो कि कैंपेनिंग के टाइम पे आप देखोगे कि जिस तरीके से रैलीज हो रही है, जगह जगह पे रैलीज हो रही है, तो उन रैलीज को लेकर ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, उनके जो पॉलिटिकल ग्रुप के लोग हैं वो एंथुजियास्टिक है, इवन पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक।
इन लार्ज नंबर। आप देखोगे कितने बड़े बड़े ग्रुप्स बना के ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठे हुए हैं, जोर जोर से म्यूजिक लगा हुआ है, और खाते पीते हुए कहाँ जा रहे हैं जी, फलाने की रैली अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस तरीके का कल्चर जो है इंडिया में पॉलिटिक्स इलेक्शंस के टाइम पे आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो आप दिखेंगे कि कैंपेनिंग कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि हर आदमी अपने आप को किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एसोसिएट करता है, अपने आप को बिलोंगिंग पाता है कि हाँ, आई बिलोंग टू दैट पॉलिटिकल ग्रुप। और जिस तरीके का डेटा दिया हुआ है, 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब हर 7 में से एक इंसान को अगर आप देखोगे, उसके बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में पॉलिटिक्स की रेफरेंस में देखने को मिलती है। लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो प्राइड फील करते हैं अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एसोसिएट कराने में। एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसकी वजह से वोटर्स टर्नआउट रेशो भी और पॉपुलर पार्टिसिपेशन दोनों के ही ग्राफ्स हमने ऊपर जाते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, ये हमारे इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक भी बनाते हैं और पॉपुलर भी बनाते हैं मासेस के बीच में। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कि आपके इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं किस तरीके से पता चलेगा। देखो, कुछ भी अनडेमोक्रेटिक होगा, कुछ भी बायस्ड होगा, उसके अगेंस्ट आवाजें उठेंगी, राइट। अगर आपके साथ आप क्लास में बैठते हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, कोई टीचर है जो बायस्ड है, किसी बच्चे के फेवर में ज्यादा बात करते हैं, आपको अननेसेसरली पनिश किया जाता है, आपको क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं, या फिर अननेसेसरली आपको कोई बात सुनाई जा रही है, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाते हो ना क्लास में कि मैम व्हाट डिड आई डू, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, आपने मुझे अननेसेसरली पनिश किया, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, वो वहां पे ऐसा क्यों हुआ, रिटेलिएशन क्यों हुई? रिटेलिएशन इसलिए हुई क्योंकि आपको अनबायस्ड लग रहा था, तो आपने आवाज उठाई। लेकिन हमारे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, आप देखो ऑन रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को कभी चैलेंज नहीं किया गया है, उसको बड़े ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। चाहे कोई रूलिंग पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में बुरी तरह से हार गई हो, लेकिन कभी भी जनता के डिसीजन के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, किसी ने कोई डाउट नहीं दिखाया है, बल्कि उसको जनता का वर्डिक्ट मानते हुए बड़ी मतलब आसानी से वो लोग सीट छोड़ के चले जाते हैं नेक्स्ट पार्टी को चांस देने के लिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स की एक्सेप्टेंस है, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर है, इसीलिए उसे इतनी जल्दी लोगों की एक्सेप्टेंस, पार्टीज की एक्सेप्टेंस जो है वो मिल जाती है। एक फेयर चांस बना रहता है कि पिछले टेनेवर में चाहे रूलिंग पार्टी कितनी स्ट्रांग रही हो, राइट, कितनी ही स्ट्रांग रही हो, लेकिन इस वक्त जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो 100% चांस है कि वो इस बार हार सकते हैं और ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाए। इसलिए आपके रिजल्ट्स की एक्सेप्टेंस भी लार्ज स्केल चलती है, राइट। One final test of the free and fairness of election has it in the outcome itself. If elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. अगर free and fair नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमेशा इलेक्शंस का जो रिजल्ट रहेगा वो जिसके पास पावर है, चाहे वो मनी पावर है, चाहे वो मैन पावर है, उसी के फेवर में जाएगी। क्लियर? In such a situation, the ruling parties do not lose election. Usually, losing party does not accept the outcome of the rigged election. कि अगर मैल प्रैक्टिसेस हावी होती हमारी फेयरनेस के ऊपर, हमारी अनबायस्डनेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि रूलिंग पार्टी तो कभी हारनी नहीं थी, क्योंकि रूलिंग पार्टी पिछले 5 साल से रूल भी कर रही है, सारे ऑफिशियल्स उनके अंडर काम कर रहे थे, सारे मैन पावर उनके पास है, सारे रिसोर्सेज उनके पास है। तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चांस बनता है कि मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू रूलिंग पार्टी इस वक्त भी कुछ भी करवा सकती है और वो इलेक्शंस में हारे ही ना।
इज इट क्लियर? या तो रूलिंग पार्टी इसलिए नहीं हारेगी कि पिछले 5 सालों के टेनेवर में उन्होंने इतना काम किया है कि देश की जनता उन्हें दोबारा मौका देना चाहती है, या फिर वो इतनी मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि वो अपने हारने के हर चांस को खत्म कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि मैल प्रैक्टिसेस मिनिमम रहती है। The outcome of India's election speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India, both at the nation and the state level. In fact, in every 2 out of the 3 election held in last 25 years, ruling party lost. लेकिन अगर आप अपने elections के result की history उठा के देख लोगे तो अब consistently पिछले 15 सालों से हो रहा है कि सरकार जो है, क्योंकि बहुत strong तरीके से गवर्नमेंट ने डेवलप किया है कंट्री को, जो आई थिंक सबको नजर आ रहा है, जिस वजह से कंसिस्टेंटली पिछले 3 टर्नओवर से एक ही सरकार चली आ रही है। अदरवाइज उससे पहले आप देखोगे तो बहुत बड़ा चांस रहता था कि रूलिंग पार्टी को रोटेट करके इस बार ऑपोजिशन पार्टी को चांस दिया जाएगा। एक रोटेशन जो है वो हमें पार्टी की दिख रही थी गवर्नमेंट फ्रेमिंग में। क्लियर? इन यूएसए the incumbent or sitting elected representative rarely lose an election. In India, about half of the sitting MPs or MLA lose the election. क्लियर? अगर आप इंडिया की सिचुएशन यूएसए से कंपेयर करेंगे तो मुश्किल से वहां पर कोई जो मतलब पिछले टेनेवर में गवर्नमेंट में रहा है वो अगले टेनेवर में हारते ही नहीं है, वो फिर जीत के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की सिचुएशन को देखेंगे तो लगभग 50% से भी कहीं ज्यादा एमएलए एमपीज जो पिछली बार जीते थे इस बार वो हारे हुए आपको नजर आएंगे। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस काफी हद तक फ्री एंड फेयर होते हैं। Candidates who are known to have spent lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है इलेक्शंस में, और बाद में जब रिजल्ट आ रहा है तो पता चल रहा है कि उनकी सिक्योरिटी भी जब्त हो गई है। क्लियर? मतलब इस हद तक आप देखोगे कि लोगों के ऊपर कितना डिपेंड करता है आपका इलेक्शन सिस्टम, कि कितना पैसा उसने इलेक्शंस पे लगा दिया लेकिन लोगों ने अल्टीमेटली वही किया जो उन्होंने करना था। ना उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड काम आई, ना उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज काम आए, क्योंकि लोगों ने जो वो पैसा दे रहा था वो ले लिया। पॉलिटिशियंस तो अक्सर यही करते हैं ना, पैसा ले लेते हैं लोगों का और फिर भूल जाते हैं। तो इस बार लोग ऐसा कर रहे हैं, जो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं पॉलिटिशियन अपने कैंपेनिंग प्रोसेस में, अपने इलेक्शंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लोग उनसे पैसे भी ले रहे हैं और अल्टीमेटली वोट भी उन्हें नहीं डालते हैं बाद में। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाता है कि अल्टीमेट पावर जो है इलेक्शंस का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। चाहे हम इस फैक्ट को नहीं नकार सकते कि कुछ परसेंट मैल प्रैक्टिसेस इंडिया में भी होती हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि वो एक बड़ी परसेंटेज जो बायस्ड नहीं है उनके पर्पस को डिफीट नहीं कर पाती। इज इट क्लियर? देन चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ परसेंटेज मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कुछ मैल प्रैक्टिसेस के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस और फिर कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। All this leads to a simple conclusion: elections in India are basically free and fair. क्लियर? जो कुछ भी हमने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन का इतना इंडिपेंडेंट होना, कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड होना, उसके बाद पॉपुलर पार्टिसिपेशन का बढ़ना, वोटर्स टर्नआउट का बढ़ना, लोगों का इतना इंटरेस्ट होना पॉलिटिक्स में, ये सारा कुछ हमें ये दिखाता है और हमें ये कंक्लूड करवाता है कि इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर और डेमोक्रेटिक होते हैं। The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rival. कि जो पार्टी जीत कर आई है ना वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, ठीक है, वो अपने घरों के वोटों के बेसिस पे नहीं आई है, उनको देश की जनता ने लाया है, पावर दिया है,
इसलिए वो पावर में आ पाई हैं। अदरवाइज ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो उन्हें गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दे सके जब तक जनता ना चाहे। This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी होती है जहां पे पॉलिटिकल और क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है कंबाइन हो जाती हैं, इकट्ठे पैरेलली चलती है, जहां पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे भी कुछ एक कैंडिडेट्स जो हैं जीत जाते हैं, राइट। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंसेस। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखो, इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर 543 सीट्स में से कोई 3 सीट या 10 सीट्स ऐसी है जहां पे मैल प्रैक्टिसेस से जीत गए हैं, तो क्या वो 533 सीट्स को इग्नोर कर दिया जाए और उन 10 सीट्स के ऊपर सिर्फ विचार किया जाए? इज इट क्लियर? इसलिए हम इस बात को नहीं नकार सकते कि जो लार्ज स्केल रिजल्ट है वो जनता की राय है, ना कि सिर्फ वो 10 सीट्स जिन पे शायद मैल प्रैक्टिसेस हुई हो। जनता की राय वो है जो मेजॉरिटी आपको दिख रहा है, जो 533 सीट्स पे हुआ है। सिर्फ 10 सीट्स पे अगर मैल प्रैक्टिसेस हुई है तो वो जनता की राय नहीं है। इज इट क्लियर? There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. Yet the picture looks different if we ask deeper questions. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting the real choice? Is election really level playing field for everyone? Can ordinary citizen hope to win elections? तो ये कुछ challenges है जिनको हमें answer करना जरूरी है कि मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, कम प्रोपोर्शन में होती हैं, बड़ा प्रोपोर्शन जो है फेयर है, इसलिए बड़े प्रोपोर्शन को हम मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि कुछ परसेंट मैल प्रैक्टिसेस हो रही है। फिर भी हम कुछ एक क्वेश्चंस को जो है हमें आंसर्स देना ज़रूरी है, जैसे कि क्या पीपल अपनी प्रेफरेंसेस को मतलब उनकी जो प्रेफरेंसेस है, जो जिनको वो प्रेफर कर रहे हैं, क्या वो लोग एक्चुअली उनको उनकी काबिलियत की नॉलेज है इसलिए वोट डाल रहे हैं, या सिर्फ कोई अपने पर्सनल बेसिस हैं इसलिए वोट डाल रहे हैं। देन आर वोटर्स गेटिंग रियल चॉइसेस? अब आप देखोगे पार्टी के एजेंडाज हैं, पार्टी के एजेंडाज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, वो भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं, तो रियल चॉइस कोई होती नहीं है, तो हम पता नहीं किन बेसिस पर ही वोट डालकर लोग आ जाते हैं। देन इज इलेक्शन रियली अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? कैन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? कि मतलब सबके लिए क्या मैदान एक जैसा है? इलेक्शंस का जो मैदान है वो सबके लिए एक जैसा है? यहाँ पर पार्टी टिकट पर भी इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टी टिकट पे जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट और जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है उन दोनों के लिए कंपटीशन एक जैसा होगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें आंसर करना जरूरी है। लेट अस सी। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, but they do enjoy big and unfair advantages over the smaller parties and the independent candidates. Clear? कि जो कैंडिडेट्स एंड पार्टी विद लॉट ऑफ मनी, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत सारा पैसा है, या जो पॉलिटिकल कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके कंपैरिजन में वो पार्टीज जिनके पास फंड्स की कमी है या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जिनके पास फंड्स की कमी है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक में रहती हैं। क्लियर? उनके जीतने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। In some parts of the country, candidates with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure ticket from the major parties. अब कुछ पिछले सालों में आप देखो क्या सिनेरियो रहा है कि टिकट कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लेकर आता, टिकट वो लेकर आता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। टिकट कितने में खरीदी गई? इस बार टिकट 1 करोड़ में वो लेकर आ गया।
अगली पिछली बार 1 करोड़ में टिकट उसको मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस हैं, जिस वजह से आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक पॉइंट किया था कि कई बार जेन्युइन कैंडिडेट्स भी जो हैं वो मतलब करना भी चाहे अगर अपने देश के लिए कुछ, तो भी डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि पॉलिटिक्स आइदर इट इज अ ब्लेम गेम और इट इज अ मनी गेम। क्लियर? देन some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to the relatives from these families. ये तो हमने देखा ही है। मतलब चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक फीचर देती है कि रिपब्लिक है, राइट, या फिर यहाँ पे जो ऑफिस है वो हेरिडिटरी नहीं है, फिर भी आज तक भी हमारी कंट्री में इस बात का एग्जाम्पल है कि कुछ फैमिली सिस्टम्स जो है सदियों से चले आ रहे हैं, कितने टाइम से, मतलब डेकेड्स हैव गॉन, कि एक पार्टी की फैमिली डोमिनेंस खत्म ही नहीं हो रही है, उन्हीं के नाम पर पार्टी चलती जा रही है। क्लियर? I don't want to name that party here because we are not propagating any political affiliation, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल हमारी कंट्री में ऐसा देखने को मिलेगा कि फैमिली के नाम पर, मतलब जिसको फैमिली कह देगी उसको टिकट दिया जाएगा। Very often elections offer little choice to ordinary citizen, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices। कि कई बार ये देखने को मिलता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है ही नहीं, बची ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली एजेंडाज जो हैं वो आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो लोग जो हैं किसी ना किसी को तो चुनना है, इसलिए किसी ना किसी को वोट डाल देते हैं, क्योंकि रियल चॉइस जो है लोगों के पास वो एक्चुअली अवेलेबल होती नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी भी वही कह रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी वही कह रही है। क्लियर? Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. अब अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कंपैरिजन करोगे एक ऐसे कैंडिडेट से जो पार्टी फंडिंग पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सही में मतलब टाटा बिरला जैसे हों, राइट, अंबानीज जैसे हों, जो इंडिपेंडेंटली पूरी कंट्री की इकोनॉमी स्पॉन्सर कर ले, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन नहीं रहेगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो फाइनेंशियली भी और मैन पावर में भी कहीं कंपेयर नहीं कर पाता पार्टी कैंडिडेट से, इसलिए पार्टी कैंडिडेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के कम रहते हैं। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. Can you think of some of the reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक challenges हैं जिन पे हमें as an organization, as citizens of country, as concerned citizen of political system of our country, उसके बिहाफ पे हमें कुछ ना कुछ सजेशंस भी देने चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस भी लेकर आने चाहिए, ताकि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है और एफिशिएंट बन सके। But yes, we can proudly say at the end of this chapter that India has free and fair and democratic electoral system. Thank you and God bless you all.